शाजिया जी, एक सवाल है जो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं, मैं जरा एक बार वो सुनवाना चाहती हूँ। मुस्लिम आरक्षण पर ओवैसी ने क्या कहा है? बिहार में मुसलमानों को मिल रहा है आरक्षण, बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म करेगी क्या? आंध्र से मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की हिम्मत है क्या? वो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, उसे खत्म करेंगे। अब शाजिया जी जरा इस पर बोलिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो सीधे चैलेंज कर रहे हैं आपको। बिहार में भी जो आरक्षण ओबीसी को मिला है उसमें मुसलमान भी हैं। वो कह रहे हैं कि वहां चंद्रबाबू नायडू सरकार चला रहे हैं, वहां भी है। आप हिम्मत कर पाएंगे इसे हटाने की? बताइए सुचित्रा जी। एक रोजेदार से दूसरे रोजेदार का पैगाम पहुंचा दीजिए और उनसे पूछ लीजिए, जय भीम जय मीम की बात करने वाले जो है, अब जय भीम को क्यों हटाना चाहते हैं? अब उनको क्यों जरूरत आ गई है सिर्फ और मीम की बात करने की? और क्या वाकई में क्या जो संविधान हटाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है इंदिरा गांधी जी के टाइम से अब तक जो हो रहा है, क्या वाकई में ओवैसी जी कांग्रेस के साथ खड़े हैं? क्या वाकई में वो चाहते हैं कि सोशल और बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कानून था, जिसका जो वीपी सिंह के कार्यकाल में आया, उसमें आप चाहते हैं कि भीम को हटा दिया जाए और मीमी रहे? ये सवाल पूछेगा ओवैसी साहब से। और रमजान का महीना है, अल्लाह ने झूठ ना बुलाए, क्योंकि मैं तो क्या क्या सुन रही हूँ लोगों की बातें सुनकर मैं तो शौक में हूँ कि इन लोगों को तो कुरान शरीफ के बारे में भी कुछ मालूम नहीं। वो कुरान शरीफ का कहीं भी एक भी आयत सूरा कभी नहीं कहते हैं कि कोई पसमंदा है, वो सिर्फ भारत की इजाद है, भारत की इजाद है। और कितनी बेशर्मी की बात है कि संविधान को बदलने को तैयार है, कुरान शरीफ के खिलाफ जाने को तैयार है। बताइए अजय जी, जवाब दीजिए। निंदा की बात है साजिया जी, रखी हुई किताब बीजेपी की लानी बंद कर दीजिए। देश की वर्तमान हालात पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, देश की सोशल फैब्रिक पे बात करिए। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान और कब्रिस्तान, केवल ये आपका एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा नहीं, एक मिनट मैं ये इसलिए पूछती हूँ अजय जी, इसमें गलत क्या है? अगर वो उस एजेंडे मुसलमानों को निकालो, झूठ बोलो, ये आपका एजेंडा है ना? मुसलमानों को उल्लू बनाओ, बरगलाओ, मुसलमानों को उल्लू बनाओ कह रही है, ये एजेंडा है कांग्रेस का। सुनिए अजय जी, क्योंकि आज जब आप कह रहे हैं, जब सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए पहले। हाजी साहब को लीजिए स्क्रीन। मैं सीधी एक बात बोल रही हूँ अजय जी, जब आप मुसलमानों को इतने सालों पिछड़े से पिछड़ा ही बनाते रहे और आज उन्हें पिछड़ेपन से निकालने के लिए आरक्षण की बात कर दें, तो ये उल्लू बनाना ही हुआ ना सर? ये उल्लू बनाना नहीं हुआ क्या? आनंद जी को लीजिए। आपका एजेंडा ये मुझे नॉन स्टॉप वर्बल डायरिया से दिक्कत है सर। आपका प्लीज आनंद जी सच बात, आनंद जी को लीजिए। आनंद जी बताइए, क्या है ये जो ये लगातार बोल रहे हैं? जब डीके शिव कुमार ने बोला उस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, पहले पिछड़ा बनाओ और फिर आरक्षण दो। ये अच्छा खेल है सर, ये अच्छा खेल है। मैं सुचरिता जी यही सोच रहा था कि अजय वर्मा जी काश अपनी पार्टी के नेता को ये सब सलाह देते कि वो देश की वर्तमान स्थिति पर बात करें, हिंदू मुसलमान न करें और आदि बात करें। लेकिन अभी आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात एक बिहार के लिए दिखाई। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि अगस्त 2010 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कई सारे मुस्लिम कम्युनिटीज को ओबीसी में शामिल किया था। जो ओबीसी का 27% वाला है, वो 16(4) की आड़ में संविधान की वो उसको शामिल करके ओबीसी के आरक्षण को कम किया गया था। तो जो विरोध होता है जो इसका यही होता है कि अगर आप मुसलमानों को ऐसे कम्युनिटी आरक्षण देते हैं तो वो ओबीसी के 27% में से ही देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आप अभी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके आधार पर आप 49.5 से आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये विवाद यहीं से शुरू होता है दरअसल। और बिहार में जो दिया जा रहा है वो बहुत ही इकोनॉमिक ईसीबी को दिया जा रहा है। उसको खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे ये सब मसला राजनीतिक दलों का है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप याद करिए 1946 में इस देश ने विभाजन का दर्द झेला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब विक्टोरिया सरकार के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे तब उनके रहते ही कांग्रेस कार्य समिति में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हुआ था। अगर आप वहां से पैरेलल देखें तो वो धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था।
वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं था, वो इस्लाम और सनातन का बंटवारा किया था इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि क्यों फिर वापस उस दिशा में जाना, कांग्रेस पार्टी फिर क्यों वापस समुदायों को बांटकर इस्लाम और हिंदुइज्म को बांटते हुए उस दिशा में जाना चाहती है कि देश एक और बंटवारे के लिए तैयार करना चाहती है। मेरी चिंता का विषय सुचरिता जी ये है कि अगर इसी प्रकार से मुसलमानों को पैम्पर किया जाता रहेगा और लगातार उनको सहूलियतें दी जाती रहेंगी, ये बड़ी विडंबना है कि एक ही वर्ष के अंतर्गत सच्चर कमेटी भी बना दिया गया, रंगनाथ कमेटी भी बना दिया गया। आप 16/4 और 15/4 को लेकर इतने उत्साहित क्यों रहते हैं? आप कहो कि जो मुसलमानों की स्थिति बेहतर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जो पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं। आप देखो यूपीएससी में कितने मुसलमान आ रहे हैं, आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने मुसलमान आ रहे हैं। मुसलमानों की साक्षरता दर को देखी जानी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ये सारे विवाद करके देश को बांटने का जो प्रयत्न कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो मेरे लिए चिंता का कारण है। अब जो बात आनंद जी आपने कही है, मैंने तो क्योंकि ओवैसी साहब का स्टेटमेंट सुनाया और हाजी साहब वही कह रहे थे, इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट सुनाया। मैं इसलिए ये सवाल पूछती हूँ क्योंकि हाजी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जो बात आनंद जी ने कही कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम हो, या फिर आज भी आरक्षण के सहारे के भाई मुसलमानों की जातियों को भी कुछ आरक्षण मिल जाए, जहां मिल रहा है वो और बढ़ जाए, इसके सहारे ही आगे जाना चाहते हैं? देखिए, सच्चर कमेटी की एक सिफारिश इस देश में आई थी, उस पर काम होना चाहिए था। और मोदी जी ने कहा था एक हाथ में मुसलमानों के लैपटॉप होगा, एक में किताब होगी। क्या हुआ? उन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, क्या हुआ अच्छे दिन के? एक साल में 2 करोड़ रोजगार की, ये सारे मुद्दे नहीं रहे। मगर जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जब बिहार में मिल सकता है, आंध्रा में मिल सकता है, केरला में मिल सकता है, अगर कर्नाटक में मिल रहा है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो इस तरीके की राजनीति आज इस देश में हो चुकी है कि अगर कोई मुसलमान अगर उन्नति करना चाहता हो, सर ये तो स्टार्टिंग है। कुछ लोग हैं जो, हाजी साहब ये स्टार्टिंग है। पहले कहते थे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, फिर ये कहा गया कि अगर जो नीची जाति के लोग हैं, मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम है, उनको मिल गया तो क्या हो गया? उसके बाद सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मिल गया, भाई उनको रोजगार का मौका मिलेगा तो क्या हो गया? अब ऐसे करते करते जो 4% है वो 10% होगा, फिर वो 50% होगा, फिर वो कहां पहुंचेगा? और फिर ये कहा जाएगा अब तो मुसलमानों को मिल ही रहा है आरक्षण, अब देख के रोक के दिखाओ, कैसे रोकेंगे, हमें तो मिलेगा आरक्षण। सर ऐसे तो हर किसी को आरक्षण दे देते हैं, हर धर्म के लोग बोलेंगे फिर हमें भी मिलना चाहिए। देखिए भाई ये मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, फिर ऐसे में तो और धर्म के लोगों को भी कहना होगा। अब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है इस देश ने, और इसको बाबा साहब ने ही तय किया था ना, तो जो बाबा साहब का नाम ले लेकर ये कहते हैं, वो उसकी बेसिक प्रिंसिपल कैसे भूल जाते हैं? बेसिक प्रिंसिपल, एग्जैक्टली उस बेसिक प्रिंसिपल को अगर भूलना है। मैडम ये जो लोग पिछड़, अच्छा सुन लीजिए, पिछड़े हैं उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, और ये सरकार तय करती है कि आप और हम तय नहीं करते, ये सरकारें तय करती हैं किसको कितना मिलेगा, तो सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। हम इस पर एक चर्चा कर रहे हैं और होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मुझे देखिए हाजी साहब, मैं सिर्फ एक ही बात बोल रही हूँ, आपने कहा सरकारें तय करती हैं, और सरकार, यही वजह है शायद कि इस देश में पिछले 3 बार से कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर सरकारें तय करेंगी तो लोगों के मन में एक डर होगा कि कल को आके जो कर्नाटक में किया है वो पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि आप ही ने कहा सरकारें तय करेंगी। नहीं सर, इस देश में संविधान, हमारे देश में चीजें संविधान तय करता है, उस संविधान में कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो हमें दिशा दिखाती है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। और इसीलिए कर्नाटक में आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने तक की बात कर देते हैं DK शिव कुमार। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा सर, ये बहुत डेंजरस प्लान है, बहुत डेंजरस ट्रेंड है।